CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ 18 टोपी। पृष्ठ 116 है। एक थी गौरैया यानी गौरैया और एक था गवरा नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गवरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोमे रोमे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं? कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं। गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। यह निरा पोंगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहां चाह वहीं राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। पृष्ठ 118 है। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिहाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक और बावरा था। गवरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ता उम्र यही रटता रहा। बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला,
तो जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र न करो भैये, गवरैया बोली। मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। पृष्ठ 119। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चौं उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहां गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मरे बरधा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लଗୁए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका काम भी होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवरैया बोल पड़ी। इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। पृष्ठ 120। इसे बुन दे भैया। गवरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेंत मेद का काम नहीं करवाते। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा। ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहां से? दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरैया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मूजी तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने। देख देख, मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी।
अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। पृष्ठ 121। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काढ़ रहा था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फतगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में 1 भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। पृष्ठ 122। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फतगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार। माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। पृष्ठ 123। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हांफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता। क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभयदान दें तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता है। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार।
दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है ये। गवरैया फिर चिल्लाने लगी। ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? पृष्ठ 124। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। सृंजय। प्रश्न अभ्यास। कहानी से। 1. गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? 2. गवरैया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। 3. टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। 4. गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? पृष्ठ 125। कहानी से आगे। 1. किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ज्ञात कीजिए और लिखिए। 2. गवरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। 3. गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। अनुमान और कल्पना। 1. टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। 2. यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? 3. चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया? भाषा की बात। 1. गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गवरैया गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फुंदना फुलगेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुलुक मुल्क, खमा क्षमा, मजूरी मजदूरी, मल्लार मल्हार इत्यादि। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए, जैसे टेम टाइम, टेसन टिसन, स्टेशन। पृष्ठ 126। 2.
मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। शब्दार्थ: भिनसार, प्रातःकाल, सवेरा, खोते, घोंसले, झुटपुटा, सवेरे या शाम का समय जब प्रकाश इतना कम हो कि कोई चीज साफ दिखाई न दे, वह समय जब कुछ कुछ अंधेरा और कुछ कुछ उजाला हो। लटजीरा, चिचड़ा, एक पौधा। सरापा, सिर से पांव तक पहना जाने वाला वस्त्र। सकत, शक्ति, सामर्थ्य। लफड़ा, उलझन, झंझट। फकत, केवल, अपन, अपना। फिकर, चिंता, फिक्र। मत, नहीं, मामूल, वह बात जो रोज की जाए, हमेशा की तरह। घूरा, कूड़े करकट का ढेर। चिहाकर, चौंक कर, चकित होकर। जुगाड़, उपाय, मनुहार, मनाना। चाम, त्वचा, चमड़ा। फोकट, मूल्य रहित, मुफ्त। उजरत, मजदूरी, मेहनत का बदला, पारिश्रमिक। मल्लार, मल्हार, संगीत का एक राग। मुलुक, मुल्क, देश। लगवे भगवे, पीछे चलने वाले, मेल जोल के व्यक्ति। मशगूल, व्यस्त, सेंतमेंत का काम, वह काम जिसके लिए कुछ देना न पड़ा हो, बिना लाभ। पृष्ठ 127। ढरकी, कपड़ा बुनते हुए जुलाहे जिससे बाने का सूत फेंकते हैं। गफश, गफ्स, घना बुना हुआ। दबीज, मोटा, मजबूत। बेगार, बिना मजदूरी का काम। मूजी, दुष्ट, फुंदने, सूत, ऊन आदि का फूल या फुलगेंदा। हुलस, उल्लास, खुशी। इत्ते सारे, इतने सारे। टहलुआ, नौकर, फुलेल, खुशबूदार तेल। फुंदनेदार, फुल गेंदे वाला। फदगुद्दी, एक छोटी चिड़िया, गौरैया। पखने, पंख, खमा, क्षमा। नायाब, बहुमूल्य, बेशकीमती। हुनरमंद, कुशल, गुणी कारीगर। मानिंद, जैसा, अनुरूप, सरीखा। नफासत, सज्जा, सजा संवरा। जुर्ती, जुटना, एकत्र होना, प्राप्त होना। पाखी, पक्षी, चिड़िया। लश्करी, पलटन, सेना। लवाजिमा, यात्रा आदि में साथ रहने वाला सामान। नगीना, सुंदर। अकबकाना। भौचक्का होना, घबराना। आप सुन रहे थे पाठ 18 टोपी। प्रस्तुत